वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी की हिंदी की किताब आ चुकी है जिसका नाम है मल्हार। तो आज के वीडियो में हम इस बुक के बारे में, इस किताब का परिचय प्राप्त करेंगे, इसकी जानकारी लेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं आपके लिए, आपको इसमें क्या क्या पढ़ाया जाए। तो बेटे, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको केवल हिंदी का ही नहीं बल्कि साथ में संस्कृत का भी यही चैनल पर मिलने वाला है। जैसा कि आप पिछली क्लासेस का भी देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। आपकी जो बुक है मल्हार, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी बुक का कवर पेज रहेगा बेटे। मल्हार जो आपकी किताब है वो उसका फ्रंट पेज इस तरह का रहेगा। आप लोग जब भी इसे खरीदना चाहते हैं तो कवर पेज देख करके, एडिशन आपका अभी लेटेस्ट रहेगा, इसी साल 2025 का एडिशन है, ये देख करके ही खरीदें। और अमेजन पर भी ये बुक फिलहाल अवेलेबल है, ऑनलाइन इसकी अभी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप अभी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन मंगानी पड़ेगी, या तो आप एनसीईआरटी से मंगा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप अमेजन से इसको आप जो कहते ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आपकी रहेंगी उनको हम लोग देख लेते हैं। बुक में आपको देखिए विषय क्रम में पहले दिया हुआ है आमुख। आमुख कहते हैं यानी कि जिसमें आपको बुक के बारे में बताया जाएगा कि परिचय रहेगा, क्या क्या चीजें बुक के अंदर हैं। उसके बाद आपको दिया गया है यह पुस्तक, यानी कि इस पुस्तक में क्या क्या चीजें हैं वो आपको बताया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रो दे देती हूँ कि ये जो किताब है आपकी, ये बहुविधात्मक साहित्यिक रचनाओं का संकलन है, यानी कि इसमें साहित्य की बहुत सारी विधाओं को शामिल किया गया है। जैसे कि आप नाम में देख पा रहे होंगे, कविता है, कहानी है, साथ में पत्र है, दोहे हैं कबीर जी के, फिर साथ में यहाँ पर एकांकी है, उद्बोधन है। इन सभी चीजों को आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। ये सभी की सभी साहित्य की विधाएं कही। तो इसमें आपके लिए जो जाने माने अपने टाइम के बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही महान कवि हैं, लेखक हैं, नाटककार हैं, उनकी कृतियों को शामिल किया गया है, उनकी रचनाओं को शामिल किया गया है। और हर रचना आपके मन में नैतिक मूल्यों का विकास करेगी, सामाजिक चेतना का विकास करेगी, रचनात्मक सोच को आपकी को मजबूत करेगी। तो कुल मिलाकर के पुस्तक में जो आपको कविता, कहानी, एकांकी, उद्बोधन वगैरह दिए गए हैं, ये सभी के सभी बहुत बेहतरीन हैं और आपको पढ़ने में भी अच्छे लगेंगे, आपको पढ़ के मजा आएगी। इनमें महादेवी वर्मा जी, कबीर जी, कबीरदास जी जिन्हें आप कहते हैं, और साथ में गंगाधर शुक्ल जी का पाठ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हिंदी का हम लोग एक तरह से खड़ी हिंदी के जनक माना जाता है, उनका पाठ है इसमें पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे पाठ आपको पढ़ने के लिए क्लास में मिलेंगे। साथ में इन पाठों के माध्यम से आपको भाषा की सरलता के बारे में पता चलेगा, भाषा की खूबसूरती यानी कि सौंदर्य के बारे में पता चलेगा, और भाषा को किस तरीके से आप इफेक्टिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपको पता चलेगा। साथ ही कुछ पाठ इसमें ऐसे भी हैं जो आपको राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम यानी कि नेचर से लव करने के लिए, नेशन से लव करने के लिए, और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में आपको जागरूक। तो पहला पाठ है आपका स्वदेश कविता है ये, जिसे कि लिखा है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी ने। ये कविता राष्ट्र प्रेम और मातृभूमि के लिए निष्ठा को व्यक्त करने वाली बहुत ही प्रेरणादायक यानी कि इंस्पिरेशनल कविता है। इसे पढ़ करके आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जैसे शायद आपके अपने भाव ही यहाँ पर व्यक्त कर दिए। दूसरा पाठ है आपका दो गौरैया, जो कि एक कहानी है, इसे लिखा है भीष्म साहनी जी ने। भीष्म साहनी जी अपने टाइम के बहुत ही जाने माने रचनाकार रहे हैं, और ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसमें आपको कहीं ना कहीं इमोशंस आप देखेंगे कि आपके ऊपर हावी होने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें जो कहानी है, इसमें जो लेखक, जो इस कहानी का जो हीरो है, वो गौरैयाओं को अपने घर से भगाना चाहता होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वहां पर इस तरह के हालात बनते हैं कि उनको अपने घर में वो रहने के लिए जगह दी। तीसरी आपकी कविता है एक आशीर्वाद, नाम से दुष्यंत कुमार जी की। तो ये कविता भी अगर आप कभी आपने सुना हो नाम दुष्यंत कुमार जी का, तो बहुत ही जाने माने कवि रहे हैं ये, और इनकी कविताओं को आंदोलनों में और बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है पीछे के सालों में। बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने आशीर्वाद की गरिमा, आशीर्वाद का महत्व आपको समझाया है इस कविता में। इसके बाद आपका चौथा पाठ है एक पत्र है, जिसे लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपने टाइम के बहुत ही महान रचनाकार माने जाते रहे हैं, और उनके लिखे हुए जो बातें थी, उनके जो विचार थे, वो आज के समय में भी उतने ही रेलिवेंट लगते हैं जितने उनके उस टाइम पर जब थे, जब वो
जब उन्होंने बोले। तो सरल भाषा में इन्होंने आपको एक पत्र बताया है और हरिद्वार की यात्रा के बारे में बताया है इसमें उन्होंने, और साथ में हरिद्वार का क्या महत्व है इसके बारे में उन्होंने इस पाठ में बताया। इसके बाद कविता है पढ़ने के लिए कदम भी बढ़ाकर चलना होगा। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी लिखी हुई कविता है और बहुत ही मोटिवेशनल कविता है, आपको पढ़ करके अच्छा लगेगा। इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये कविता आपको प्रेरणादायी संदेश देगी कि हमें एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए, कदम मिलाकर चलना होगा, यानी कि हम सबको मिल करके आगे बढ़ना। इसके अलावा कबीरदास जी के दोहे हैं यहाँ पर। कबीरदास जी के दोहे आपने पहले भी कहीं ना कहीं जरूर पढ़े हुए होंगे बेटा। कबीर अपने आप में एक संत रहे हैं, एक समाज के एक तरह से समाज सुधारक रहे हैं, लेखक रहे हैं, और इनको हिंदू मुसलमान सभी लोग बहुत ही बराबर भाव से पूछते हैं। एक सांप्रदायिक सद्भाव के भी प्रतीक माने जाते हैं कबीरदास जी। और इनके जो दोहे हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रेरणा देने वाले हैं। आपके आसपास से इन्होंने उदाहरण उठाए हुए होते हैं और उनके आधार पर ये आपको छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं दे जाती। तो इन्हें पढ़ने का भी हमें मौका मिलेगा। उसके बाद आपके पास एक कहानी है एक टोकरी भर मिर्च, जो कि आपको यहाँ पर लिखी है माधवराव सप्रे जी ने। तो इस कहानी में आपको कहीं ना कहीं जीवन की सच्चाइयों को उजागर करने वाली एक संवेदनशील कहानी ढूंढने पर मिलेगी आपको। इसमें पढ़ के कहानी को आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद कविता है महादेवी वर्मा जी की लिखी हुई मत बांधो इंसान को, इसका नाम है पूरा का पूरा। तो ये एकता और भाईचारे का संदेश देती कविता है। कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले आपने महादेवी वर्मा के कोई ना कोई पाठ जरूर पढ़े हुए होंगे। ये भी अपने समय की बहुत जानी मानी रचनाकार रही हैं। और गिरिजा कुमार माथुर जी भी बहुत ही महान कवि रहे हैं अपने समय के। आदमी का अनुपात जो कि कविता है आपके सिलेबस में इनकी लिखी हुई शामिल की गई है। तो इन सभी को पढ़ने के बाद आपको खुद भी कहीं ना कहीं प्राउड फील होगा कि इतने बड़े बड़े रचनाकारों की सारी साहित्यिक रचनाएं आपके लिए शामिल की गई हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी का नाम किसी से कोई अनजान नहीं है। इस नाम से इनका एक उद्बोध है, मीन्स इसलिए कहते हैं कि सामने वाले लोगों को एक तरीके से संबोधित करना। तो इनका है ये एक मिनट अभी बीच में रह गया पाठ, एक नए मेहमान है। तो नए मेहमान एक एकांकी है। एकांकी कहते हैं नाटक को, एक ऐसा नाटक जो एक ही अंश में पूरा खत्म कर दिया जाता है। उदय शंकर भट्ट जी का लिखी हुई एकांकी है, यानी कि एक नाटक है जो एक सीन में खत्म हो जाता है। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी आपको कहीं ना कहीं समाज की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। उनको पढ़ करके आपको कहीं ना कहीं समाज से कनेक्ट फील। आगे मैं बात कर रही थी सुभाष चंद्र बोस जी की। इनकी जो एक तरीके से आपको जो उद्बोधन दिया गया है, देशभक्ति से भरे हुए रहे हमेशा ही सुभाष चंद्र बोस जी, जैसा कि आपको मालूम है। उसी तरीके के उनके विचार हैं जो कि यहाँ पर हमारे सामने इनके इस उद्बोधन में आए। इसके बाद है आपके लिए एक कविता है पढ़ने के लिए, भारत जय विजय करे, जिसमें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके कवि हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं भारत की या मातृभूमि की जीत की कामना करते हुए ये कविता लिखी हुई है। तो शायद ये कविता हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने भारत की विजय की कामना किसी कठिन परिस्थिति में की हुई होगी, तो उसी को हमारे पाठ में यहाँ पर सिलेबस में शामिल किया। इसके बाद आपको शब्दकोश दिया गया है। शब्दकोश यानी कि आप वोकैबुलरी कह सकते हैं, जिसमें कि आपको पूरे पाठों में, पूरी किताब में आपके जो भी कठिन शब्द आए होंगे उन सबको शामिल किया गया है। इसके बाद ब्रेल भारतीय हिंदी वर्ण और गिनती दी गई है आपको। यहाँ पर हिंदी वर्ण कैसे लिखे जाते हैं, वर्ण निश्चित से हिंदी में आपके अल्फाबेट जो है ये अल्फाबेट कैसे लिखे जाते हैं, गिनती कैसे लिखी जाती है, ये सब आपको बताया गया है। और साथ में हिंदी की ब्रेल कैसे लिखी जाती है वो बताइए। इसके बाद आपको पूरे सभी के सभी पाठों में जो पहेलियां पूछी गई हैं उन सबके उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें आप यहाँ से टैली कर सकते हैं अपने अटेंड करने का। तो ये थी आपकी बुक जिसका नाम है मल्हार, और ये आपकी 8वीं कक्षा में शामिल की गई है। आपकी किताब का बेटे आखिरी पेज ये रहेगा, देख लीजिए आप लोग। जिस तरह का बहुत ही कलरफुल सा आपका फ्रंट पेज है, उसी तरीके का आपकी बुक का लास्ट एक कवर पेज भी है। पूरा का पूरा का कवर पेज बहुत ही रंगीन सा बनाया गया है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। देख करके मेरा भी मन कर रहा है कि इसको मैं बहुत जल्दी से पढ़ लूं और आपको पढ़ा दूं। तो हम लोग ये पूरी की पूरी बुक यहाँ पर करेंगे। साथ ही संस्कृत की दीपकम भी आपकी 8th क्लास की आने वाली है। मुझे मालूम है बच्चों को संस्कृत में भी थोड़ी सी परेशानी होती है, और इस साल मैं कोशिश करूंगी कि आपका सोशल साइंस और इंग्लिश को भी यहाँ पर कवर करूं। तो चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है बेटे तो बहुत जल्दी से कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर
कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बुक फिलहाल ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। इसको आपने अमेजन से मंगाना होगा या फिर आपके लोकल मार्केट में आप लोग पता कर सकते हैं। अगर आपके वेंडर ने बुक मंगा ली होगी तो आपको आपके आसपास के किसी दुकान से भी मिल सकती है। तो आपकी नई क्लास की नई किताबों के लिए बेटे ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। आपने ब्रिज कोर्स पूरा का पूरा कर लिया होगा आई होप। हिंदी का और संस्कृत का ब्रिज कोर्स आपको इसी चैनल पर अवेलेबल था पूरा का पूरा, उसे आपने कर लिया होगा। उसके बाद हम लोग बुक शुरू करने वाले हैं, तो नई किताब की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।